और दूसरी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जोधपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। तो जोधपुर में हत्या कर शव को फेंका गया है। विवेक विहार में एक युवक का शव मिला है। युवक के शरीर पर चाकू के निशान बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर कुड़ी थाना पुलिस पहुंच चुकी है, जो मामले की जांच कर रही है। साथ में एफएसएल टीम को भी सबूत एकत्रित करने के लिए बुलाया गया। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है, जहां युवक का शव मिला है। युवक के शरीर पर चाकू के निशान भी मिले हैं। विवेक विहार से ये शव बरामद किया गया है। तो आपको बता दें कि मौके पर कुड़ी थाना पुलिस मौजूद है, वहीं एफएसएल टीम भी मौजूद है, जो साक्ष्य जुटाने में लगी है। तो बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां हत्या कर शव फेंकने की आशंका है। यहां पर एक युवक का शव मिला है। हमारे संवाददाता ललित जुड़ चुके हैं। ललित, क्या युवक की शिनाख्त हो पाई है? कहां का रहने वाला था? देखिए, फिलहाल युवक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जोधपुर के बाहर ये बस्ती कॉलोनी है, जो अभी तो पूरी तरह से बसी नहीं है, सुनसान इलाका है। और यही कारण है कि यहाँ पे हत्या कर शव को फेंका गया है। सुनसान इलाका है, झाड़ियों के पास शव बरामद हुआ है और पूरे शरीर पे चाकुओं के निशान है, यानी हत्या करके इस शव को फेंका गया है। ये व्यक्ति कौन है, इसकी पहचान में जुट चुकी है। बहरहाल पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया है और साक्ष्य जुटाने में पुलिस जुट चुकी है। कुड़ी थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। एसीपी मांगीलाल जो है वो मौके पर मौजूद है और एफएसएल टीम के साथ साथ जांच में जुट गई है पुलिस। क्योंकि शरीर पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं, तो हत्या की आशंका जताई जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर काफी संख्या में चाकुओं के निशान है, यानी बुरी तरह से हत्या की गई है, उसके बाद सब फेंका गया है। बहरहाल फोटोग्राफी की जा रही है। एफएसएल टीम इस पूरे इलाके के फिंगरप्रिंट दे रही है और तमाम साक्ष्य जुटाने में पुलिस जुटी है। फिलहाल पुलिस उसके पहचान में जुटी है। आखिर कौन ये युवक है, इसकी पहचान में पुलिस कर रही है। ये शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जोधपुर से यह खबर आ रही है, जहां विवेक विहार में युवक का शव मिला है, जिसके शरीर पर चाकुओं के निशान है। हालांकि शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर पाली से आ रही है, जहां किराना व्यवसायी की हत्या कर दी गई। उधार ना देने पर यह हत्या की गई है। देर रात आरोपियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि मौके पर रायपुर थाना पुलिस पहुंची और क्षेत्र के सबलपुरा की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर एक व्यवसायी की आरोपियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी ये जताया जा रहा है कि किराना व्यवसायी की उधार नहीं देने पर हत्या की गई है। रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई है। हमारे संवाददाता श्याम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, आगे क्या कार्रवाई की गई आरोपियों की तलाश में? जी बिल्कुल, ये रायपुर थाना क्षेत्र के सबलपुरा गांव का मामला है, जहां पर सोमवार दोपहर को एक किराना व्यवसायी ने एक युवक को किराना का सामान उधार देने से मना कर दिया। तो युवक इतना गुस्सा गया कि उसने देर रात कुछ युवकों के साथ व्यापारी पर हमला कर दिया और हमले धारदार हथियार से व्यापारी की हत्या कर दी। हत्या की सूचना के बाद रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि अभी तक आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन आरोपियों की मकान व आसपास के इलाकों में पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। जतान सीओ सुरेश कुमार, रायपुर थाना प्रभारी मनोज राणा भी मौके पर पहुंचे हैं और घटना आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। जी, तो पहले भी कोई रंजिश थी या फिर सिर्फ उधार ना देने पर यह हत्या की गई है? जी, बताया जा रहा है कि आरोपी के पिछले कुछ दिनों से उसके हिसाब में लेन देन को लेकर व्यवहार सही नहीं बताया जा रहा है, जिसको लेकर किराना व्यवसायी नारायण देवासी ने उसको सामान उधार देने से मना कर दिया था कि वो उधार नहीं दे पाएगा। उसको लेकर ही आरोपी ने रंजिश पालते हुए व्यापारी की हत्या कर दी। शुक्रिया शाम तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर पाली से है, जहां किराना व्यवसायी की हत्या कर दी गई। उधार ना देने पर यह हत्या की गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो वहीं प्रतापगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां NH 56 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। 3 ट्रक आपस में भिड़ गए और इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद जो लोग घायल हुए उन्हें बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। वहीं हाईवे पर लंबा जैम देखने को मिला। तो आपको बता दें कि 3 ट्रकों के आपस में भिड़ने से एक ट्रक चालक की इस दौरान मौके पर ही मौत हो गई।
तो वहीं गुजरात के बनासकांठा से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार टैंकर पलट गया और टैंकर पलटने से आग लग गई। इस आग की चपेट में पुलिस की जीप भी आई, तो वहीं टैंकर क्लीनर की झुलसने से मौत हो गई है। 3 लोगों को हालांकि इस दौरान बचा लिया गया। तो आपको बता दें, टैंकर के पलटने से उसमें आग लग गई और इस दौरान एक व्यक्ति की झुलसने से मौत हो गई, जो टैंकर क्लीनर बताया जा रहा है। तो वहीं 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, टैंकर पलटने से ये भीषण आग लगी है और इसमें झुलसने से टैंकर क्लीनर की मौत हो गई। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां देर रात आए तेज तूफान ने जिले में काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं पदमपुर के ईंट भट्टे पर तूफान के दौरान भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए, यहां रखे सूखे गूने की बड़ी ढेरी में ये आग लगी और ये पूरी ढेरी जलकर स्वाहा हो गई। आसपास के क्षेत्रों से पानी के टैंकर्स की मदद से घंटों कड़ी मशक्कत की गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो वहीं भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर दंपति हत्याकांड में अपडेट है। मुख्य आरोपियों में से एक महेश को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि करौली पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी को लेकर भरतपुर पुलिस रवाना हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा में आरोपी को भरतपुर ले जाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि करौली पुलिस ने मुख्य आरोपियों में से एक महेश को गिरफ्तार कर लिया है और उसे भरतपुर लेके जाया जा रहा है। दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति की हत्याकांड का ये मामला है, जब दिन दहाड़े एक आरोपी ने कार में घुसकर डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, भरतपुर कितने बजे तक आरोपी के पहुंचने की संभावना? जी देखिए, यहाँ से रवाना हुआ है तो लगभग यहाँ से 2 घंटे का समय भरतपुर पहुंचने में लगता है, तो करीब 2 घंटे में यहाँ से भरतपुर पहुंच जाएगा आरोपी। और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी? कड़ी सुरक्षा में आरोपी को भरतपुर पहुंचाया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल कड़ी सुरक्षा में आरोपी को भरतपुर पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद वहां भरतपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस पूरे मामले का खुलासा एसपी द्वारा किया जाएगा। धर्मेंद्र, 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मुख्य आरोपियों में से एक था महेश, दूसरा आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। क्या लगता है वो भी पुलिस की पकड़ में कब तक आ सकता है? क्या इस आरोपी के पकड़ में आने के बाद पूछताछ में ऐसा कोई खुलासा हो सकता है? जी देखिए, पूछताछ जो हुई है उसमें उसने कुछ अहम खुलासे किए, लेकिन हालांकि पुलिस ने उन खुलासों की जानकारी तो नहीं दी। लेकिन पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही जो दूसरा आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा और पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। जी शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भरतपुर डॉक्टर दंपति हत्याकांड में यह बड़ा अपडेट है, जहां मुख्य आरोपियों में से एक पुलिस की पकड़ में आ चुका है। करौली पुलिस आरोपी को भरतपुर लेकर जा रही है, जहां पर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्होंने मुख्य आरोपियों की मदद की थी उन्हें वाहन उपलब्ध कराने में और रेकी करने में। उसके बाद जो 2 मुख्य आरोपी थे उनमें से एक अब गिरफ्त में आ चुका है। करौली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो वहीं डूंगरपुर में शराब तस्करी, हाईवे पर अनूठे तरीके से तस्करी का मामला सामने आया है। इस बार शराब की बोतलें पीपों में छुपाकर ले जाई जा रही थी। बिछीवाड़ा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। रतनपुर बॉर्डर पर ट्रक में से पीपों में से बोतलें बरामद हुई है। ट्रक में 115 पीपों में 735 शराब की बोतलें भरी गई थी। चालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया ये जा रहा है कि ये शराब पानीपत से राजकोट लेकर जा रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, ये पुलिस गिरफ्त में वो आरोपी हैं जो बड़ी ही चालाकी से खाली पीपों में शराब की बोतलें भरकर तस्करी कर रहे थे। देखिए किस तरह से ये अनूठे तरीके से शराब तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। रात को पुलिस थाना बिछवाड़ा द्वारा रतनपुर चौकी के ऊपर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंतर्गत 407 डाले को रोका गया और उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई। तो पूछताछ में सामने आया कि डाले के अंदर पीपे रखे हुए हैं। उन पीपों को जब चेक किया गया तो पीपों के अंदर शराब के बोतलें भरी हुई थी। ड्राइवरों ने पूछताछ में ग्रीस बताया था।
कुल जो पीपे हैं उनके 105 पीपे हैं, जिनमें करीब 735 बोतल शराब मिली है, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। राजधानी जयपुर में राज्य सरकार के सख्त लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शहर के रामगंज थाना इलाके का ये मामला है, जहां एक जनाजे के दौरान हजारों लोग इसमें शामिल हुए और सरकारी नियम कायदों का जनाजा निकाल दिया। रामगंज थाना पुलिस ने धारा 188, 269 और 336 आईपीसी के साथ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3, 4 और आपदा प्रबंधन की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में नामजद 9 लोगों और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, सरकारी प्रोटोकॉल को ताक पर रखा गया। वो अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन उसे देखने कोई नहीं आया। देखिए मरीज के परिजन शोर मचा रहे हैं कि कोई आए और उनके मरीज को देखे, लेकिन कोई नहीं आता। तस्वीरें कोटा मेडिकल कॉलेज की हैं। आरोप ये है कि यहां कोरोना वार्ड में ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ लापरवाही बरतता है। इसी वार्ड में रजिया नाम की मरीज भर्ती थी, जो वेंटिलेटर पर थी। अचानक से वेंटिलेटर बंद हो जाता है और मरीज तड़पना शुरू कर देता है। मरीज के परिजन बार बार नर्सिंग स्टाफ को बुलाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। अपने मरीज को बचाने के लिए खुद कोशिश की जाती है, लेकिन मरीज की मौत हो जाती है। ये मशीन बंद कैसे हुई थी अभी? मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अस्पताल में हंगामा खड़ा कर देते हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरह मामला शांत करवाया। परिजनों की शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। बहुत टाइम से बंद था वेंटिलेटर में, बार बार चेक कर रहा था वेंटिलेटर। तो वही बात देश में कोरोना अपडेट पर, तो कोरोना केसेस में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 1,27,510 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 2,55,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 2,781 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें, देश में कोरोना के कुल केस 2,81,75,044 हैं, तो वहीं कुल 2,59,47,629 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल मौतों की बात करें तो 3,31,895 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में 1,27,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 2,55,000 से ज्यादा मरीज इस दौरान ठीक हुए। 24 घंटे में 2,781 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बात मरुधरा की करेंगे तो सख्ती से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगती नजर आ रही है। 24 घंटे में 1,498 कोरोना केस सामने आए हैं। 68 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। जयपुर में 220 केस सामने आए हैं, तो वहीं 18 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश भर की बात करें तो 8,000 लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं और अब 43,000 से कम एक्टिव केसों की संख्या है। तो पिछले 24 घंटे में 1,498 यानी कि करीब 1,500 केस सामने आए हैं। 68 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद लगातार कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई और अब ये आंकड़ा 1,500 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 68 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हमारे साथ सुमित सुभाष जुड़ रहे हैं और शाकिर अली कोटा से जुड़ रहे हैं। शाकिर अली कोटा से जुड़ रहे हैं, कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़ रहे हैं। कपिल, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। उदयपुर में क्या हालात है इस वक्त? कोरोना मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। में आंकड़े राहत देने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ 37 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जो कि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले बहुत कम ये आंकड़ा है। करीब 3.7% के करीब पॉजिटिविटी रेट उदयपुर में गिरकर पहुंच गई है। तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े ज़रूर राहत देने वाले हैं और अब इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया को भी शुरू किया है। मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। और सड़कों पर लोगों की आवाजाही ज़रूर है, आंकड़ों में कमी है, लेकिन
अब ये लोगों को समझना होगा कि राज्य सरकार ने अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो उनकी सहूलियत के लिए शुरू की है। ऐसे में पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए लोग घरों से बाहर निकले। आप देखिए कि किंग सेना की ओर से उदयपुर के सभी 70 वार्डों में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर से सैनिटाइजिंग कार्य अब जो है वो शुरू किया जा रहा है और पूरा शहर है वहां पर लोगों की आवाजाही निश्चित तौर पर काफी बढ़ने लगी है। लेकिन अब इस संक्रमण की दर को कम बरकरार रखा जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक रहना होगा। कल उदयपुर में 1022 लोगों की सैंपलिंग की गई थी, उसमें महज 37 पॉजिटिव मरीज आए थे और इन आंकड़ों के बाद में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग अभी भी सतर्कता बरतें। जी, लेकिन कपिल, लोगों को सतर्कता बरतनी होगी और दूसरी लहर से सबक लेना होगा। लापरवाही बरतना खतरे से खाली नहीं। जी बिल्कुल, देखिए दूसरी लहर से सबक लेना होगा निश्चित तौर पर। 1 अप्रैल के बाद में जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने तबाही मचाई और एक मौतों का बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया। संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना अगर उदयपुर की बात करूं तो 1000 से पार कई दिनों तक लगातार 1000 से पार रही। तो निश्चित तौर पर अब तीसरी लहर का जो अंदेशा जताया जा रहा है उसे रोकने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए आम जनता को पूरी तरह से जागरूक रहना होगा, क्योंकि अभी संक्रमित दर कम जरूर हुई है, लेकिन यदि तीसरी लहर आती है और लोग फिर से लापरवाही बरतते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो लहर है ये लोगों के लिए और ज्यादा घातक हो सकती है। जी अच्छा शाकिर, क्योंकि 2 जून से मिनी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन जहां पर 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी दर है वहां पर हालांकि सख्ती चालू रहेगी, तो कोटा में क्या स्थिति है? कोटा में भी लगातार जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जो है कमी आई है और पॉजिटिव रेट की जहां तक बात है तो 9% शुरुआती दौर में था, लेकिन अब जो है आंकड़ा लगातार जो है घटता चला जा रहा है। 95% जो है रिकवरी रेट है। सरकार कल से जो मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू करने जा रही है उसमें जो रियायतें मिलेंगी उसको लेकर के यहाँ के जो व्यापारी हैं, व्यापारियों ने चेतावनी भी दी थी कि 1 तारीख से वो बाजार खोल देंगे अगर रियायत नहीं दी गई तो। जो सरकार ने जो रियायत दी है, फिलहाल जो है अभी जिला कलेक्टर एक आदेश और जारी करेंगे कि कोटा में कल से किस तरह से व्यापारी जो है अपने प्रतिष्ठानों को खोलेंगे और कौन व्यापार संगठन उसमें किस हद तक अपनी भूमिका निभाएगा संक्रमण की चेन को रोकने में। तो मेरे साथ यहाँ पर ग्रीन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन है। राकेश जी, जो आई है गाइडलाइन अब उसको लेकर आप लोग कितने संतुष्ट हैं और अभी भी कोरोना गया नहीं है, सावधानियां तो रखनी है ही सही? सबसे पहले तो सरकार तक हमने जो ट्विटर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक हमारी मांग पहुंचाई थी कि बाजारों को सबको खोला जाए, सिर्फ कुछ ट्रेड की जगह अन्य ट्रेड को भी खोला जाए। सरकार ने उसमें हमारी मांग पर सकारात्मक विचार किया और 2 जून से एक नई गाइडलाइन जो जारी की है उसमें सभी ट्रेड को खोला गया है। किंतु सभी को एक ही डंडे से हाँकना, एक ही लाठी से हाँकना, एक ही तराजू में तोलना अनुचित है। आप समझें, डेयरी की दुकान पर आदमी 6 बजे चले जाएगा, लेकिन क्या जूते वाले के यहाँ, फर्नीचर वाले के यहाँ, सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, इनके यहाँ, मनियारी वाले के यहाँ, इनके यहाँ को 6 बजे जा सकता है क्या? आदमी नहाएगा धोएगा उसके बाद ही बाजार जाएगा। तो सबको एक ही डंडे से नहीं आके अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग समय दिया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा मेरा निवेदन ये, जब जयपुर में कल की लिस्ट में 220 पॉजिटिव केस हैं, कोटा में 42 हैं, गंगानगर में 100 से प्लस हैं, हनुमानगढ़ में 100 से प्लस हैं, अलवर में 100 से प्लस है, जोधपुर में 100 से प्लस है, तो सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई, क्या एक ही जैसी गाइडलाइन में कोटा को क्यों ले जा रही है? क्योंकि कोटा में बहुत कम केस है और पॉजिटिव रेट भी कोटा में बहुत कम है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि हमारी मांगों पर विचार करें। 50 दिन से व्यापारी थक गया है घर में बैठा बैठा, उसका बहुत नुकसान हो गया है और उसके सारे खर्चे अनवरत चल रहे हैं। इसलिए उसको उस कड़ी पर विचार करके और एक सकारात्मक पक्ष लेते हुए व्यापारियों के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए वीकेंड कर्फ्यू को 3 दिन की जगह 2 दिन करें और बाकी व्यापार में समय चेंज करते हुए व्यापार करने की इजाजत दें। तो देखिए, व्यापारी जो है वो अब मांग कर रहे हैं कि सभी ट्रेंड के जो व्यापार है उनको भी छूट दी जाए, जो जरूरी सामान है उसके अलावा, जो क्योंकि सरकार ने जिस तरह से गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक अभी भी कई सारी जो है दुकानें हैं उनको नहीं खोला जाएगा। उस तरह से जो है वो जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका जो है अभी विरोध किया जा रहा है, लेकिन कोरोना की चेन जो है अभी कोटा में टूटी नहीं है। मेरे साथ गुमानपुरा व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय शर्मा जी भी हैं। संजय जी, जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक अब आप लोग संतुष्ट हैं और तैयारियां क्या है आपकी अगर बाजार खुलते भी हैं तो? मतलब आप बताओ, किसी को सोना चांदी, जूते चप्पल, कपड़े खरीदने तो क्या सुबह 6 बजे आएगा? क्या अव्यवहारिक है। इसको कम से कम भी शुरुआत में 2 बजे या 3 बजे तक करना चाहिए था इनको।
उससे क्या होता है कि एक रूटीन बनता, फिर धीरे धीरे जैसे सिस्टम सेट होता है उस समय बढ़ाते रहते हैं। हमारी ये मांग थी, पर सरकार ने ये ऐसा काम कर दिया, न तो इधर के रहे न उधर के रहे। हमारे शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कल से 2 जून से मिनी अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर नजर आ रही है। तो नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना काल में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना से बचने का ये सबसे अचूक और सबसे कारगर उपाय है। इसलिए जहां भी जैसे ही मौका मिले टीका जरूर लें। कोरोना को मात देगा टीकाकरण। कोरोना से आपको बचाएगा टीका, क्योंकि कोरोना टीका ही जीवन रक्षक। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने लोगों को टीके की अहमियत अच्छे से समझा दी है। अब हर 18 साल से ऊपर आयु का शख्स देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान में अपनी भागीदारी जिम्मेदारी से निभा रहा है, साथ ही दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहा है। आज मेरा वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज था और मैं आप सब लोग को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपना प्लीज वैक्सीनेशन कराएं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के जिला अस्पताल में क्रिकेटर पीयूष चावला अपने भाई प्रतीक चावला के साथ पहुंचे थे। कोरोना टीका के लिए उन्होंने बाकायदा पहले रजिस्ट्रेशन कराया और फिर अपनी बारी आने पर टीका लगवाया। इस दौरान पीयूष चावला ने अपने दिवंगत पिता प्रमोद चावला का अनुभव बताते हुए लोगों से टीके के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। मेरे पिताजी को भी हुआ और बहुत जल्द से, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा दुखदायक किसी के साथ हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपना वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करें और जितने भी नियम सारे बनाए हैं और जितने ज़रूरी हैं वो आप प्लीज़ फॉलो करें। कोरोना टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। इसका व्यक्ति की कार्य क्षमता या कार्य कुशलता पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। गलत और भ्रामक जानकारी की बजाय जीवन रक्षक कोरोना टीका अपनाएं और अपना जीवन बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टोंक जिले में वैक्सीन खराब ना हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट है। जिले में सिर्फ 2.6% वैक्सीन खराब हुई हैं, जो दूसरे जिलों के मुकाबले काफी कम है। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में पिछले 1.5 महीने में कोई वैक्सीन खराब नहीं हुई। रिमिटेंट आ रही है, लगातार नहीं आ रही। 18 साल से 45 साल के आयु की डोज जितने की डिमांड है उसकी तुलना में काफ़ी कम आ रही है। इसकी अभी हमारे पास लगभग 1800 डोज। श्रीगंगानगर जिले में देर रात आए तेज अंधड़ ने जिला वासियों को पूरी तरह अस्त व्यस्त करके रख दिया। पदमपुर क्षेत्र में जहां ईंट भट्टे पर आग लगी, तो वहीं चुनावगढ़ क्षेत्र में पेड़ गिरने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जिला मुख्यालय के सुखाड़िया सर्किल पर एक बिल्डिंग को तूफान ने काफी नुकसान पहुंचाया। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने जायजा लिया। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में देर शाम आए तेज अंधड़ की वजह से श्री गंगानगर वासी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। श्री गंगानगर जिले में रात भर ये आंधी और तूफान का दौर चलता रहा। तेज धूल भरी आंधी आती रही। इस वजह से कई जगह श्री गंगानगर जिले में न केवल पेड़ गिरे बल्कि बिजली के जो पोल थे वो भी गिर गए, जिसकी वजह से श्री गंगानगर जिले में कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति रात भर बाधित रही। इसके अलावा श्री गंगानगर जिले के पदमपुर क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर भी तूफान के दौरान आगजनी की घटना हो गई। साथ ही चुनावड़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की जो कि बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था, उस पर अंधड़ के दौरान एक पेड़ गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। रात भर वो शव वहीं पड़ा रहा है, लेकिन फिलहाल सूचना पर चुनावड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को मोर्चरी में रखवाए जाने की प्रक्रिया।
कोरोना और लॉकडाउन ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। कला से जुड़े लोगों के लिए भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। चित्तौड़गढ़ जिले के देवरी ग्राम पंचायत के लक्ष्मी नारायण रावल एक लोक कलाकार हैं। ये भवाई नृत्य कला से जुड़े हुए हैं। इन्होंने इस कला के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है, लेकिन आज ऐसे ही कई लोक कलाकार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इनकी मांग ये है कि सरकार कलाकारों के लिए आर्थिक मदद का इंतजाम करे ताकि कला को सहेज कर रखा जा सके। आना जाना बंद कराया, सारी जनता को समझाया है। आना जाना बंद कराया, सारी जनता को समझाया है। प्रशासन का पहरा लाया, जीवन का पाठ पढ़ाया है। जीवन का पाठ पढ़ाया है। छुआछूत की महामारी से 2 गज। सर परिवार तो अभी इस समय तो मुश्किल है, क्योंकि जब हमारा बिजनेस चलता है, हम धंधा करते हैं, प्रोग्राम वगैरह की कलाएं बताते हैं, उससे थोड़ा गुजारा होता है। लेकिन इस समय को देखते हुए इस समय कोई भी सहायता नहीं कर रहा है, तो ये पूरा। अब टोंक जिला प्रशासन की ओर से बेटियों के जन्म पर बधाई संदेश दिया जाएगा। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से इसकी पहल की गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर का बधाई संदेश और बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत पुस्तिका का विमोचन किया गया। एक्चुअली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत जिला प्रशासन ने 2 तरह के नवाचार किए हैं। एक तो उन्होंने हर तरह के गर्ल चाइल्ड के जन्म को एक तरह का जश्न का रूप दिया है, और उस बेसिस पे वो जहाँ पे भी गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है उनको इस तरह का एक कार्ड मिलता है जिनमें बधाई दी जाती है कि आपके घर में एक बेटी आई है। साथ के साथ पीछे उनका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और किस किस योजना के अंतर्गत उस बालिका को किस तरह के लाभ मिलेंगे, इसका भी विवरण दिया गया है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।